हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 100 तक को 3 डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर लिया है। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 101 से लेके 125 तक को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2013 के लास्ट पार्ट होगा इस पेपर एनालिसिस का। क्वेश्चन नंबर 101 को देखें तो क्वेश्चन 101 है, इंडिया इज कॉल्ड एन अंडरडेवलप्ड कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स। इंडिया को क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया को अंडरडेवलप्ड कंट्री क्यों कहा जाता है। इसमें इन्होंने 4 रीजन दिए हैं। फर्स्ट है ड्यू टू द नीड ऑफ प्लानिंग, due to the second due to the rapid increase in population, third है due to the dependence on agriculture, fourth है reason for the slow pace of industrial progress। इंडिया अंडरडेवलप्ड कंट्री है, क्या रीजन है उसके? क्या वहाँ पे जो मतलब प्लानिंग की जरूरत है, फर्स्ट जो है। सेकेंड है यहाँ पे जो इंक्रीज इन रैपिड पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, ये रीजन है अंडर डेवलपमेंट का। थर्ड जो है ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ये इसलिए अंडर डेवलप है क्योंकि ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फोर्थ है रीजन फॉर द स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो स्लो हो रहा है, क्या ये रीजन है इसके अंडर डेवलपमेंट का। यदि हम अंडर डेवलप कंट्रीज की यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो इसका फर्स्ट है ड्यू टू द नीड ऑफ प्लानिंग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री ये दोनों में ही आ जाएगा, क्योंकि हर एक इकोनॉमी को जरूरत होती है प्लानिंग की। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में या फिर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में किसी भी चीज को नहीं डाल सकते। बट जो सेकेंड है ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हाँ ये पॉपुलेशन की वजह से हम कह सकते हैं डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ये हो सकता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फोर्थ है रीजन फॉर द स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ये भी है। तो यहाँ पे हमने देखा जो 101 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो आंसर है ये सही होगा 2, 3 और 4। अब कोड की बात करें जिसमें से कौन सा है, ये 4th नंबर वाला जो कोड है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल कोड जो है ये 4th है। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री इज। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है, ओपेक जो बॉडी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फर्स्ट है वियना, सेकेंड है तेहरान, थर्ड कुवैत सिटी एंड फोर्थ अल्जीरिया। इससे पहले हम इसका आंसर देखें, हम पहले ये देखते हैं जो ओपेक है उसका कभी कभी पूछ देता है कि ओपेक का गठन किस शहर में हुआ था या फिर कब हुआ था। तो जो ओपेक है इसका जो गठन हुआ था ये 1960 में हुआ था, 1960 में, और इसका जो गठन हुआ था वो इराक में हुआ था, इराक में। और जो इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर वो ऑस्ट्रिया के जो सिटी है वियना वहाँ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 103 इन्वेस्टमेंट इन ए ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटेड टू। जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल पे वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सेकेंड है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं ह्यूमन कैपिटल है क्या। यदि हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री के लिए ये चीज होता है कि वहाँ का जो पीपल है वो कितना एफिशिएंस है किसी काम को करने में, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है,
एंड उसके पास वो कितना इंटेलिजेंट है, ये सारी चीजें किसी भी पीपल या फिर किसी भी इंडिविजुअल तभी हो पाएगा जब उस पीपल को या फिर उस इंडिविजुअल को एडुकेशन बेटर मिल सके, उस एडुकेशन को वो कैसे यूज कर रहा है उसके लिए एटमॉस्फेयर या फिर ट्रेनिंग सेंटर बेटर हो सके, उसे हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले, ये सारी फैसिलिटीज जब मिलेगी किसी भी पीपल को, तो वो एक अच्छा ह्यूमन रेडी होगा एज ए कैपिटल, ताकि वो अपने कंट्री का ग्रो कर सके, अपने कंट्री में जो भी चीजें उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो आंसर होगा वो ये भी सही है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल पे जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलेट करता है इन तीनों पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 104। आफ्टर इंक्रीजिंग इनकम इन क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट प्रिंसिपल, the reason for increasing in population is, ये यहाँ पे ये है यदि क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट प्रिंसिपल जो है, क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट प्रिंसिपल में यदि किसी कंट्री का यदि इनकम बढ़ जाता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रीजन क्या है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट दिया है वो लुकिंग फॉर लार्ज फैमिली, सेकेंड है लोअर डेथ रेट, एंड थर्ड है माइग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड फोर्थ है बेटर डाइट। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट प्रिंसिपल जो है वो है क्या। जो क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट है ये फर्स्ट लेवेंस्टीन ने दिया था, लेवेंस्टीन ने। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये चीज कहा था कि यदि कंट्री की यदि जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाती है, नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाती है, तो होगा ये कि जो पर कैपिटा इनकम है वो लोगों की बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, इनकम वो इंक्रीज करेगी। जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जो बेटर उन्हें हेल्थ सर्विसेज अच्छी वो अपने बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, तो जो इनकी हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी वो इंक्रीज कर जाएगी। हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज होने से होगा क्या, जो उनका डेथ रेट जो था पहले माल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर अच्छे खाना नहीं खाते थे या फिर कोई ऐसी बीमारियां हो जाती थी, ऐसे डिसीज हो जाती थी जिनकी वजह से वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा था, वो क्या होगा, जो डेथ रेट है वहां पे डेथ रेट वो कम हो जाएगी। और डेथ रेट कम होने की वजह से होगा ये कि जब उन्हें अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, हर एक चीज बेटर होगा, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पहले तो वो जो ये प्रिंसिपल था वो स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए ही था, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्री का। ठीक है, तो फर्स्ट यही होता है किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की, जैसे इनकम इंक्रीज करती है किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन डायरेक्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो बाद में भले ही धीरे धीरे कम होगा, लेकिन शुरू में होगा ये कि जो डेथ रेट जैसे ही डिक्रीज करेगी, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर होगा ये सेकेंड होगा, लोअर डेथ रेट रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होने का, जैसे इनकम बढ़ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द इंक्रीज इन द net credit for Reserve Bank of India to the central government refers to, यदि आरबीआई की नेट क्रेडिट जो है वो इंक्रीज करती है तो वो क्या शो करती है, फर्स्ट है मोनेटाइज डेफिसिट, सेकंड है फिजिकल डेफिसिट, एंड थर्ड जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट, एंड फोर्थ है वो बजटरी डेफिसिट। तो कभी भी जो आरबीआई की जो नेट क्रेडिट है इंक्रीज होती है तो वो एक तरह से मोनेटाइज डेफिसिट को शो करती है। जो मोनेटाइज डेफिसिट है वो ये चीज होता है कि इसमें बजट डेफिसिट प्लस
जो आरबीआई की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग है, आरबीआई बोरोइंग, यहाँ पे ये होगा बोरोइंग relating to RBI for the central government. Okay, central government. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 106। तो इसमें है इन विच प्लान द 5-year प्लान कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज यूज्ड। जो पहले प्लानिंग कमीशन जो चलती थी उसमें जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो किस 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 8th 5-year प्लान, सेकेंड है 11th 5-year प्लान, एंड थर्ड है 7th 5-year प्लान, एंड फोर्थ है 9th 5-year प्लान। तो हमें ये जैसे प्लानिंग कमीशन से अदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये पूछ सकता है कि प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार कब आया था। तो जो प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो 1950s में आया था, और जो फर्स्ट चेयरमैन थे इसके, चेयरमैन 1950 में इसका जो गठन हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट 5-year जो प्लान था वो शुरू हुआ था 1951 से लेके 1955 तक। ठीक है, अब जो इसके जो चेयरमैन थे वो थे फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 11th 5-year प्लान में, 11th 5-year प्लान में, और जो उसका टाइम पीरियड था वो 2007 से लेके 2012 तक था। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सेकंड है 11th 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। द डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। वांटलेसनेस का जो डेफिनेशन है वो किस यहाँ पे इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड है। फर्स्ट जो है जेके मेहता, सेकंड रॉबिन्स, एंड थर्ड जो है मार्शल, एंड फोर्थ है किन्स। तो अलग भी बहुत सारे ऐसे भी डेफिनेशन है जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दिया था, उसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ पे जो वेल्थ का डेफिनेशन था, वेल्थ का डेफिनेशन वो एडम स्मिथ ने दिया था, एडम स्मिथ। एंड सेकेंड जो है वेलफेयर का डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, मार्शल। एंड थर्ड जो है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, थर्ड जो है स्कार्सिटी, इसका जो डेफिनेशन था वो रॉबिन्स ने था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ये तीनों डेफिनेशन किसने दिया था, पूछ देता है अक्सर एग्जाम में। यहाँ पे जो वांटलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो जेके मेहता ने दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 108। तो devaluation will not be helpful as per the Marshall-Lerner condition in the case of import and export elasticity is। इसका ऑप्शन है फर्स्ट इक्वल टू यूनिटी, सेकेंड है मोर देन यूनिटी, एंड थर्ड है लेस देन यूनिटी, एंड फोर्थ है 0। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मार्शल लर्नर का जो उन्होंने कंडीशन दिया था उस पर यदि डिवेल्युएशन कर दिया जाता है तो क्या डिवेल्युएशन हेल्पफुल नहीं होगा उस कंट्री के लिए यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो मार्शल लर्नर जो कौन से कंडीशन को इन्होंने दिया था ये देखेंगे, और दूसरा चीज हम ये देखेंगे कि डिवेल्युएशन है क्या। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को भी पहले हम देख लेते हैं, देन मार्शल लर्नर का कंडीशन देखेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा।
तो डिवेल्युएशन में होता है कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में या फिर किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपए अभी है एक्सचेंज रेट जो है। ठीक है, यदि हम अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन कर दें तो वही जो है अभी हो जाएगी $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज कर लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो अभी क्या है, पहले तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, पहले जो इंपोर्ट कर रहे थे हमें $1 इज इक्वल टू 50 रुपए। ठीक है, तो इजिली कर पा रहे थे। अब क्या है कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपए हमें पे करना है। तो क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली है। ठीक है, और वही जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा चीपर हो जाएगा, चीपर। ठीक है, तो जब भी कोई कंट्री डिवेल्युएशन करता है तो उसका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा, वहीं उसका जो इंपोर्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट जो है ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसी सिनारियो को लेते हुए मार्शल लर्नर ने तीन कंडीशन दिए थे। फर्स्ट जो था, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1, एंड जो सेकेंड था वो इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज लेस देन 1, एंड जो थर्ड था इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन था मार्शल लर्नर का। यदि हम फर्स्ट सिचुएशन को लेते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट, यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, ये जो इलास्टिसिटी जो एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, ये डिवेल्युएशन के बाद से यदि ऐसा होता है तो ये इकोनॉमी के लिए वर्सन कंडीशन हो जाएगा डिवेल्युएशन के बाद। ठीक है, ये है, यदि मैं हटाती हूँ तो अब यदि हम देखें यहाँ पे जो एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट की इक्वल टू 1 जो है, ये ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट बराबर होगा इंपोर्ट के, और ये कंडीशन में क्या होगा कि जैसा जो वीओपी पहले था, डिवेल्युएशन से पहले जो वीओपी का कंडीशन था वही अभी भी है डिवेल्युएशन के बाद वाले भी कंडीशन में। इसलिए जो वीओपी पे जो इफेक्ट है डिवेल्युएशन का वो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम वीओपी के बैलेंस को ही ठीक करने के लिए तो डिवेल्युएशन किए थे, और डिवेल्युएशन करने के बाद भी यदि हमारे वीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो हम मतलब इकोनॉमी के लिए बेटर तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इक्वल टू यूनिटी, ये हेल्पफुल नहीं होगा। डिवेल्युएशन विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर द मार्शल लर्नर कंडीशन। डिवेल्युएशन हेल्पफुल नहीं है किस कंडीशन के लिए, ये थर्ड जो है एक्सपोर्ट, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 109, which one of the following is not a monetary measure to correct and the adverse balance of payment? फर्स्ट है इसमें डिफ्लेशन, सेकंड है एक्सचेंज, एंड थर्ड है डिवैल्यूएशन, एंड फोर्थ है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन जो है वो जो बीओपी के एडवर्स बीओपी के मेजर्स को करेक्ट करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स कौन कौन से नहीं हैं, इसमें ये बताना है। इससे पहले हम देखते हैं कि कौन हमारे बीओपी के जो है, बीओपी के जो मॉनेटरी मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं करेक्ट करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स में। तो जो मॉनेटरी मेजर्स में जो आते हैं वो पहले हैं डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन, एंड सेकेंड है एक्सचेंज,
एंड थर्ड है डिवैल्यूएशन। इन सब चीजों को करके हम अपने बीओपी जो एडवर्स बीओपी है उसको करेक्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं बीओपी की। अब यदि हम बात करें यहाँ पे नॉन मॉनेटरी मेजर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन मॉनेटरी मेजर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, एंड सेकेंड जो है वो आता है हमारा कोटा सिस्टम, थर्ड जो है वो कस्टम यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम अपना क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मतलब कौन से नॉन मॉनेटरी मेजर्स हैं, नॉट अ मॉनेटरी मेजर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ये हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 110। तो है द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन इज, जो 13वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है फाइनेंस कमीशन के। यहाँ पे ऑप्शन है सी रंगराजन, सेकेंड है वी केलकर, एंड थर्ड है केसी पन, एंड फोर्थ है रघुराम राजन। ठीक है, इससे पहले हम अपने आंसर को देखें, उससे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन का जो डेफिनेशन था वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड फाइनेंस कमीशन का जो शुरू किसने किया था, और वो इंडिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड पूछ देती है। या फिर फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, रिसेंट में कौन है, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो आर्टिकल है इस फाइनेंस कमीशन के लिए वो 280 है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही फाइनेंस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया था, और जो इंट्रोड्यूस किया था वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन जो थे वो केसी निगोई हैं, ठीक है। जो रिसेंट में है, तो रिसेंट में हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसके जो चेयरमैन है वो है के सिंह। ठीक है, यहाँ पे जो 13th फाइनेंस कमीशन थे उनके जो चेयरमैन थे वो विजय केलकर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which statement is correct regarding the Planning Commission of India? Planning Commission of India के अंतर्गत ये कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट इसका है It is not the defined in the Indian Constitution, and second है There is no fixed terms of its member and vice chairman, and third जो है The member does not require any minimum education, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। यदि आपने प्लानिंग कमीशन पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि इट इज नॉट द डिफाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिफाइन नहीं था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, और जो देयर इज फिक्स टर्म्स ऑफ मेंबर एंड वाइस चेयरमैन, इसके कोई फिक्स मेंबर भी नहीं थे, ना ही वाइस चेयरमैन थे, और ना ही कोई मिनिमम एजुकेशन की जरूरत थी इसके मेंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 112 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हिंड्रेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन बाधक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे है मार्केट इम्परफेक्शन, ऑप्शन फर्स्ट, एंड सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन कंजप्शन, एंड थर्ड जो है फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड फोर्थ जो है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो ये नॉट हिंड्रेंस पूछा है, कौन बाधा उत्पन्न नहीं करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो ये तो मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा तो आएगा ही, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन कंजप्शन से भी होगा प्रॉब्लम। ये जो थर्ड ऑप्शन है फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यदि फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात जो कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बेटर है एज कंपेरिजन टू हमारे इंपोर्ट के। तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होगा, हमारा यदि एक्सपोर्ट अच्छा होगा तो वो ग्रेटर देन होगा हमारे इंपोर्ट से, और वो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए वो फेवरेबल होगा, वो हिंड्रेंस का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने में कौन बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट तक वो चीज ना पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट इलास्टिक वेज रेट, सेकेंड है इलास्टिक प्राइस, एंड थर्ड है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एंड फोर्थ है नॉन फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो हिंड्रेंस, which one of the following hinder the attainment of full employment, फुल एम्प्लॉयमेंट को पहुंचने में जो बाधा उत्पन्न करता है वो है नॉन फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू ग्रोथ रेट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स। जो हिंदू ग्रोथ रेट है वो किस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन है जे.एन. गॉडेस, सेकेंड है राजकृष्णन, एंड थर्ड है टी.एन. श्रीनिवास, एंड फोर्थ है ए.के. सेन। तो आपने यदि हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि जो हिंदू ग्रोथ रेट का जो कॉन्सेप्ट था वो राजकृष्णन ने दिया था, और जो ये कॉन्सेप्ट दिया था वो किस बेसिस पे दिया था, क्योंकि जो हम लोग की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी 1950 से लेके 1980 तक, वो जो ग्रोथ रेट थी वो स्टेबल थी 3% से लेके 3.5% के बीच में। ठीक है, ब्रॉडली ये इसी पे बेस्ड थी, इतने ही रेंज में ये इकोनॉमी का ग्रोथ रेट चल रहा था। इसलिए इसको मतलब एक वे में राजकृष्णन ने इसे संबोधित किया था कि ये एज ए हिंदू ग्रोथ रेट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, द रेट ऑफ सर्विस टैक्स हैज बीन केप्ट इन द बजट फॉर ईयर 2013-14। जो 2013-14 था उस समय जो सर्विस टैक्स का जो रेट था वो क्या था, वो हमारा था 12% है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी। कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है। तो यदि आपने कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा तो जो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू यूनिटी, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, डिमांड कर्व ऑफ फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। जो डिमांड कर्व होता है फर्म्स का परफेक्ट कंपटीशन में वो कैसा होता है। तो यदि आपको मार्केट आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट कंपटीशन यदि उसमें पढ़ा होगा, तो फर्म्स का जो हम देखते हैं डिमांड कर्व जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस है हमारी, ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू को ही हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 118, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर्क इन इंडिया। इंडिया का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो वर्क करते हैं वो किस सेक्टर में करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है
टेरिटरी सेक्टर एंड फोर्थ एंड नन ऑफ द एबव। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि आज भी जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कोई सेक्टर तो वो है प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे इसीलिए इंडिया आज भी अंडर डेवलप्ड एक तरह से देखे तो अभी भी हम लोग डेवलपिंग फेज में ही चलते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर में वर्कर होते हैं वो वर्कर तो बहुत ज्यादा ही होते हैं और एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड भी करता है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनकी जो मार्जिनल वेजेस होती है या फिर अब मार्जिनल प्रॉफिट की बात करें वो जीरो रह जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में भी ले लेते हैं उसे। इसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है ना वो उतना दिखता तो नहीं है, ऐसा लगता है कि हम एम्प्लॉयड है लेकिन रियल में हम एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं। जो उस मतलब प्रॉफिट हमें जितने मिलने चाहिए, जो उनका मार्जिनल यूटिलिटी होता है या फिर यूटिलिटी बोल रही हूँ मैं, मार्जिनल जो एफिशिएंसी होता है वो वहाँ पे जीरो ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इंडिया है अभी भी अंडर डेवलप्ड ही चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा प्राइमरी सेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर्क इन इंडिया इज द प्राइमरी सेक्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 119। द थियरी ऑफ बिग पुश वाज प्रोपाउंडेड बाय। बिग पुश जो थियरी है वो किसने प्रोपाउंड किया था? तो यदि आपने डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डेवलपमेंट की ये सारी थियरीज हैं, आप इन सब थियरी को ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछ देता है अक्सर। तो यहाँ पे जो बिग पुश थियरी का जो कॉन्सेप्ट था वो रोजेस्ट्री रोडान ने दिया था। जो हेस्मैन थे ये दिए थे अनबैलेंस ग्रोथ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेविस का जो था वो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर था। जो नक्स का था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है नक्स का था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अक्सर जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ देता है या फिर ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट करके पूछ देगा कि ये थियरी किसकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिशमेंट का जो डेट था वो 1995 में था। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उससे पहले ये गेट था वर्ल्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी? सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? इससे पहले हम सिडबी का फुल फॉर्म देखते हैं। सिडबी की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था स्पेशली वो इसलिए हुआ था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। और जो इसका स्थापना था वो 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर वो लखनऊ में है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट ये सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। हु सेड कैपिटल इज ए एसेंशियल फैक्टर
बट नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। जो कैपिटल है वो किसी इकोनॉमी के लिए इसेंशियल फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन वो एक वही ओनली एक सोल डिटर्मिनेंट डेवलपमेंट के लिए नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो नॉक्स ने दिया था। इनके अनुसार ये चीज था कि जो कैपिटल है वो किसी कंट्री का कारण और परिणाम दोनों ही हो सकता है। उसके अनुसार डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेपन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी का इसमें से कौन से वेपन नहीं है। तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी की वेपन की बात करें तो उसमें आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट है, बैंक रेट, एंड फोर्थ है जो इसमें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं इसके मॉनेटरी मेजर्स में, CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब के सब मॉनेटरी मेजर्स के वेपन ही है। और इसमें नहीं है, नॉट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मॉनेटरी मेजर्स नहीं है, ये फिस्कल पॉलिसी में आते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे 123 का जो ऑप्शन थर्ड है ये सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 124, इफ द मनी सप्लाई इज डबल्ड इन द फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देन द प्राइस विल बी। यदि फिशर की क्वांटिटी थ्योरी में जो मनी सप्लाई को यदि बढ़ा दिया जाता है तो प्राइस लेवल क्या होगा। फर्स्ट है क्या वो भी डबल हो जाएगा, सेकेंड है हाफ रहेगा, या फिर थर्ड अनचेंज रहेगा, या फिर फोर्थ है ओनली अ फ्यू मोर, मतलब कुछ ही चेंज होगा। तो यहाँ पे यदि आपने फिशर की क्वांटिटी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसका जो फॉर्मूला होता है MV इक्वल टू PT, और उसमें जो V और जो T है ये वहां पे क्या करते हैं, V एंड T वेलोसिटी इन ट्रांजैक्शन तो ये कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो ये कह ये हमारा ऑलरेडी जो MS जो होता है ये मनी सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, और ये आपको पता है ये प्राइस है, प्राइस है। तो ये कह रहा है कि यदि ये पहले इफ द मनी सप्लाई इज डबल, यदि मनी सप्लाई डबल हो जाती है तो M हो जाता है, डबल हो जाता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा वो भी हमारा डबल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आंसर हमारा है वो है कॉस्ट डबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, which economics is knife is balance related। knife is जो इक्विलिब्रियम है वो किस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फर्स्ट है मीट, सेकंड है हेरोल्ड, एंड थर्ड है वॉलरस, एंड फोर्थ है आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स तो नहीं होगा, ये है केल्की का। ठीक है, ये गलत मिसप्रिंटिंग हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइफ इज इक्विलिब्रियम की बात जो की थी वो जो कॉन्सेप्ट था वो हेरोल्ड का है, हेरोल्ड का है। नाइफ इज इक्विलिब्रियम, इनके अनुसार ये था कि जो वारंटेड ग्रोथ रेट है और जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, ये जब तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये कंडीशन होती है नाइफ इज इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तभी भी तो ही कोई भी इकोनॉमी जो है वो नाइफ इज इक्विलिब्रियम में आ जाती है, देन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल बनी रहती है।
यदि वो नाइफ एज से थोड़ा भी बैलेंस या डिसबैलेंस होती है तो या फिर तो वो जो इकोनॉमी है वो दोनों ही सिचुएशन में तो इनइक्विलिब्रियम में ही रहेगी, बट एक समय पे वो ग्रोथ करेगा, बैलेंस मतलब प्रॉफिटेबल होगा, और एक समय अनप्रॉफिटेबल। यदि हम हेरोल्ड डोमन मॉडल को अच्छे से मतलब ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस में ये पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये जानिए कि जो नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है वो तब फॉलो करता है जब हम वहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट जब तीनों का जब एक साथ आ जाते हैं तो जो इकोनॉमी है वो नाइफ एज इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड, ये सही होगा। होप आपको जो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। यदि इनकेस यदि कोई डाउट रहता है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। उस पे मैं रिप्लाई कर दूंगी, या फिर कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर कर दूंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।